जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया का, तमाम मेरे जो दोस्त भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आज आप लोग यहाँ पर आए हैं मेरी दरख्वास्त पे। मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों के साथ बैठूँ, आपसे बात करूँ और कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके सामने लेके आऊँ। 3 महीने तो नहीं हुए लेकिन तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की खुसूसी तौर पे जो है जो हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं, जो हमारे इनिशिएटिव्स रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँ। क्योंकि आपको पता है कि जो हेल्थ का महकमा है वो हमारी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का विज़न भी है, मेरे चीफ़ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि इसको हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, सबसे ज़्यादा बेहतरी भी लेके आनी है। और क्योंकि अवाम, हर एक इंसान जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेहत के मसले मसाइलों से घिरा हुआ होता है, तो हमने एक बहुत बड़ा रिलीफ देते हैं अपने सूबे में। तो इस मुनासबत से मैं चाह रहा था कि आज आप लोगों से कुछ बातें करूं, कुछ चीज़ें जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं वो आपके सामने लेके आऊं। दूसरी बात कि मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को और अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा एक आवाम दोस्त बजट जो है वो पेश किया है, जिसमें बहुत रिलैक्सेशन भी मिली है आवाम को। हमारे सेहत के महकमे के लिए तकरीबन 232 अरब रुपए रखे गए हैं, जो एक बहुत ठीक ठाक रकम है। और ये सब चीज़ें थी, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से बात करूं। तो एक छोटी सी हमने प्रेजेंटेशन तो नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए हमने रखा है ताकि इसमें आप देख सकें कि क्या क्या हमारे इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि 232 अरब रुपए जो हैं वो हमने रखे हैं। तो तकरीबन हमारे पास जो स्कीम्स हैं तकरीबन 120 स्कीम्स हैं, जिसमें से जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं वो 89 हैं, 89 हैं। और इसके अलावा कोई 31 जो हैं हमारे पास न्यू स्कीम्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो है हमने डाले हैं। और जो बहुत करीब हैं, जो मुकम्मल होने वाले हैं, वो 35 हैं। और काफ़ी अच्छा एक बजट जो है वो इस दफ़ा हमें मिला है। और जैसे कि आपको पता है, जो ही हमारी हुकूमत आई तो हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि सेहत कार्ड जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से जो है वो सेहत कार्ड बहाल हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है और लोग बहुत मुतमईन हैं इससे। क्योंकि जी देखिए, जिस तरह जब किसी के घर में कोई मरीज़ होता है, कोई परेशानी होती है और जेब में पैसा ना हो, तो उसकी तकलीफ़ का, उसकी परेशानी का अंदाज़ा हम सब लोग लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड क्योंकि अब बहाल हो चुका है, हर एक घराने की जेब में 10 लाख रुपए मौजूद है। वो तकरीबन 1800 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सेहत कार्ड से हो सकता है। तो ये एक नेमत के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को मिली है और हम इंशाअल्लाह ताला सेहत कार्ड में मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। इसका जो स्कोप है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि हम इसको में अकोमोडेट करें। जैसे कि आपको पता है कि डायलिसिस कितनी तकलीफ़ दे एक इलाज है। बेचारे मरीज़ों को हफ्ते में 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा डायलिसिस कराना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है। और हज़ारों रुपए, एक मज़दूर जो 20-25-30 हज़ार रुपये कमाता हो और 33-40 हज़ार रुपये इसके इलाज पे लगता हो, वो अपना इलाज कराएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, किस तरह चलाएगा? तो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड से उसको ये इलाज मुफ्त मिलेगा, वो बेहतर तरीके से अपने ये इलाज भी हो सकता है, उसके घर का निज़ाम पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने इस बजट में जो है टॉपअप रखा है, रिज़र्व फ़ंड रखा है। जैसे कि हो जाता है कि अगर कोई मरीज़ है, उसकी एक लिमिट रुक जाए तो उसका इलाज बंद हो जाता है या उसको मज़ीद पैसे उसमें नहीं होते, उसको अपनी जेब से करने पड़ रहे हो जाते हैं। तो उसके लिए चीफ़ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हमने इस दफ़ा इस बजट में जो है रिज़र्व फ़ंड रखा है। अगर किसी का इलाज एक जगह पहुंच जाता है और अगर सेहत कार्ड में पैसे कम पड़ जाते हैं तो उस रिज़र्व फ़ंड से हम जो है उसको अकोमोडेट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला किसी का इलाज जो है वो हम रुकने नहीं देंगे। फ़ोन चाहते हैं बंद कीजिए। ठीक हो गया जी। अब ज़रा हम चलते हैं जी अपने प्रेजेंटेशन से, जो चीज़ें हम इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो ये टोटल ईडीपी तो मैं बता चुका हूँ, नंबर स्कीम्स भी बता चुका हूँ, नियर टू कम्प्लीटेशन भी बता चुका हूँ और जो प्रायोरिटी स्कीम्स हैं वो भी मैं आपको बता सकूँ कि 35 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हैं वो कवर होने वाले चाहिए। पहले जी जब हम इधर आए हमने देखा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज ये है कि जैसे पंजाब है, पंजाब तो ज़मीनी इलाका है, आमद रफ्त का इतना बड़ा मसला नहीं होता, चैलेंज नहीं होता।
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ी सिलसिले भी हैं। आप देख लीजिए, चित्राल को देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए इधर स्वात हो गया, हज़ारा साइड हो गया। अगर आम रोड पे 120 किलोमीटर करना हो तो आप 1.5-2 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके का 30-40 किलोमीटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इन हालात को देखते हुए हमें ये मुनासिब लगा कि एयर एम्बुलेंस जो है खैबर पख्तूनख्वा में होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खासा किसी का कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो अगर उसको हम किसी बड़े अस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत है, वो 4 और 5 घंटे अगर उसको लग जाएं तो वो बहुत बड़े रिस्क में पड़ जाता है। तो उसके लिए जी हमने सबसे पहले ये किया कि एयर एम्बुलेंस जो है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। कुछ ही महीनों में एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो शुरू हो जाएगी। और जैसे कि आपको मैंने बता दिया, चित्राल हो गया, मलकन रीजन हो गया, तो वहाँ के जो मरीज़ हैं आसानी से जो हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो बआसानी जो है उनको बड़े अस्पतालों में लाया जा सकेगा, DI खान से लाया जा सकेगा, वज़ीरिस्तान से लाया जा सकेगा। और ये बड़ा एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। इसको हमने जो लॉन्च किया है, इसको ड्यूली पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और करेंगे भी, जो सस्टेनेबल भी होगा, हुकूमत को भी रेवेन्यू देगा और आवाम की खिदमत भी बहुत बेहतर तरीके से की जा सकेगी। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि सितंबर तक या सितंबर से पहले ही ये एयर एम्बुलेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आपको अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद जो दूसरी पॉइंट है वो रोबोटिक सर्जरीज़ हैं। रोबोटिक सर्जरीज़ का ख्याल मुझे कब आया, जब हम लोग बैठे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि नई नई जो इजादात होती हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं ख़ुद कराची भी गया, SIUT गया, मैंने ख़ुद वहाँ विज़िट किया, देखा। और क्योंकि वहाँ पर एक जगह पे रोबोटिक सर्जरीज थी, तो मुझे ये लगा कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते तो ये होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो दुनिया से हो सकता है कि पीछे रह जाएं। हालांकि यही लोग फिर बाहर मुल्कों में जाके अपना सिक्का मनवाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स हासिल करते हैं, लेकिन वक्त के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा ये होता है कि कई ऐसी सर्जरीज जो 3-3 घंटे लेती है, वही सर्जरीज रोबोटिक सर्जरी के थ्रू जो है 45 मिनट या 1 घंटे में हो जाती है। फिर इसमें जो है सर्जरीज की जो परफेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मुनासबत से इंशाअल्लाह ताला कुछ हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं जिसके साथ हम कोलेशन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में हम रोबोटिक सर्जरीज़ लेके आ रहे हैं, जिससे ये होगा कि जो एक ऑपरेशन थिएटर एक दिन में अगर मिसाल के तौर पे 10 सर्जरीज़ करता है, उसकी OPD को उसकी ऑपरेशन थिएटर को हम 10 मरीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वही जो है 20 या 25 पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें एक ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा सर्जरीज़ कर सकेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सर्जरी की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और तीसरी बात कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, वो भी इस नई टेक्नोलॉजी से सीखेंगे। एक ऐसी क्रीम, एक ऐसे डॉक्टर्स जो हैं हम क्रिएट करेंगे, जो आगे आएंगे, जो पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम बना के चल सकेंगे, और अभी भी चल रहे हैं। मैं अपने डॉक्टर्स पे फ़ख्र करता हूँ। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज़ की अडॉप्शन है, तो हमारी इस पर बातें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हम किसी सूबे से मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान के लोग हमारे हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया से ज़रूर मुकाबला करेंगे और अपनी दुनिया के साथ खैबर पख्तूनख्वा चल के दिखाएगा जी। इसके बाद ये एक ऐसी चीज़ है, गामा नाइफ रेडियोलॉजी सर्जरी सेंटर इन पेशावर, ये एक तोहफ़ा है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए। ऐसा होता है कि जब खुदा न खास्ता किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है तो 30% के करीब ऐसे इलाज होता है जो सर्जरीज की जा सकती हैं, वो छोटी होती हैं। जब किसी को ट्यूमर होता है या कैंसर होता है तो पहले तो उनको जो है वो कीमोथेरेपी से गुज़रना पड़ता है। फिर ब्रेन की सर्जरी, आपको पता है कितना तकलीफ़ दे अमल है। उसके बाद दोबारा उसका इलाज होना, कीमो होना, हफ्तों तक अस्पताल में रहना, फिर कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो जाना इस सर्जरी की वजह से। ये एक आम सी चीज़ है। ये जब सेंटर बन जाएगा तो 30% तक के तकरीबन ऐसे लोग होंगे जो ब्रेन ट्यूमर का शिकार होंगे। खुदा ना खासा जब किसी को ये तशख़ीस होगी कि उनको ब्रेन ट्यूमर है
तो ना उसको कीमो कराने की ज़रूरत पड़ेगी। वो आएगा इस रेडियोलॉजी सेंटर में, उसको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी लगता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होता। उसमें उसको ये थेरेपी दी जाएगी जिसमें मेरे ख्याल में कोई सर्जरी नहीं है, कोई कट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये 45 मिनट 1 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद वो घंटा 2 घंटा अस्पताल में रहेगा और घर जाएगा और उसका सारा इलाज हो जाएगा। उसके बाद उसको एक पेनाडोल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका ये ब्रेन ट्यूमर जो है इस मशीन, इस सेंटर के थ्रू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कैंसर की तादाद ज़्यादा है, काफ़ी हमारे मरीज़ जो हैं लाखों रुपए लगाते हैं। सिर्फ 2-3 सेंटर्स ही जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और लाखों रुपए लगा के इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को हम खैबर पख्तूनख्वा में लेके आ रहे हैं और इसी साल जो है, इसी फिस्कल ईयर में इसको हम लगाएंगे, आवाम इससे फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा। जैसे कि आपको छोटी सी बात बताता चलूँ कि हमारी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में भी ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये एक बहुत अच्छा सा मॉडल है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये फॉर हेल्थ, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर हेल्थ है ये। इसमें यह है कि जी हम पूरे अपने डिपार्टमेंट को, बेसिकली हमारा जो मकसद था वो यही था कि हम पूरे डिपार्टमेंट को जो है डिजिटलाइज करना चाहते हैं, पेपरलेस करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है जी कि मॉनिटरिंग, अच्छी मैनेजमेंट जो होती है वो 80% मसलों का हल होता है। जब आपकी नज़र नहीं होती, जब आप लोग मॉनिटर नहीं कर रहे होते, जब हम चीज़ों को देख नहीं रहे होते, तो अक्सर जो है वो लीकेज हो जाती है, बदनीयती नहीं होती लेकिन सुस्ती हो जाती है। तो इस मुनासबत से हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं, जो जगह हम अभी फाइनल कर चुके हैं। इस बजट में उसके पैसे आप लोगों को पता है कि हम रख चुके हैं। इसमें यह होगा कि जी हम हर अस्पताल को अपने इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ लिंक करेंगे और वहाँ पर कैमरास नस्ब किए जाएंगे, उनकी जो इमरजेंसीज़ में लगाए जाएंगे, उनकी ओपीडीज़ में लगाए जाएंगे और यहाँ पर पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा जो इनकी एक्टिविटीज़ को देखेगा। उसके थ्रू हम डॉक्टर्स की अटेंडेंस को भी मेक श्योर करेंगे। इसके थ्रू हम जो है इक्विपमेंट्स की जो यूटिलाइजेशन है, उनका सही होना, उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। ओवरऑल अगर कोई कंप्लेन आती है, कोई मसला आता है, तो वो भी हम इसके थ्रू जो है वो कैटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा निज़ाम है। अगर आप ये समझ लीजिएगा कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जब ये कैमरास लगे होंगे, वहाँ स्क्रीन्स हमारे पास लगी होंगी, तो इस तरह हो जाएगा जैसे कि मिनिस्टर हेल्थ जो है वो उस अस्पताल में मौजूद है। मेरी टीम जब कहीं कॉल करेगी तो मिनिस्टर हेल्थ के रेफरेंस से कॉल करेगी। और दूसरा, मैं ऑलरेडी आपको बताऊं कि मैं इंस्ट्रक्ट कर चुका हूं कि तमाम अस्पतालों में जो उनकी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और इक्विपमेंट्स की लिस्ट, जो बोर्ड्स हैं, वो हम लगाने जा रहे हैं, ताकि जब मरीज़ जाता है तो उसको पता हो कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ और कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, जैसे कि आपको पता है कि मेडिसिन्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हुकूमत को। अरबों रुपए की हम मेडिसिन्स ख़रीदते हैं, अपने अस्पतालों में तकसीम करते हैं, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर लोग गिले शिकवे करते हैं कि मेडिसिन्स नहीं हैं या सही तरीके से मेडिसिन्स नहीं दी गई। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एक पूरा एक नेटवर्क हम मेडिसिन्स का बना रहे हैं, जिससे ये होगा कि जब मेडिसिन डिस्पैच होगी, जिसके बाद डिस्पैच होगी, उसका पूरा डाटा, और इवन इसमें मैंने जो हमारे जो साथी हैं जो उसमें ये काम कर रहे हैं, उनको मैंने ये कहा है कि जिस बंदे को मेडिसिन मिलती है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को हम जब दोबारा इधर बैठें तो आप लोग मुझसे सवाल करें तो मैं आपको उस बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर तक प्रोवाइड करूं कि 2 पैरासीटामोल की गोलियां जो हम सब के टैक्सों से कट के उसको मिली थी, वो ये बंदा था, उसको ये मिली थी, ताकि शफाफियत जो है अपने उरूज पे हो। तो इसके लिए हमने ये नेटवर्क भी बनाया है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं जी, एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप, ये हमारा जो है इस महीने जो है इफ्तिताह होने वाला है। कुछ ही दिनों में वज़ीर आला साहब जो हैं एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप का जो है वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ऐसा है कि एक बाप या वालिदैन जो होते हैं वो 10 बच्चों को तो पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे अक्सर हालात का शिकार होकर या अपनी मजबूरियों के तहत या रोज़गार ना होने की वजह से अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को वो इलाज या वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते जो इसका वो हकदार होते हैं।
तो इस मुनासबत से हमने एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप जो है वो लॉन्च किया है। इसमें यह होगा कि जी 65 साल और 65 साल से ज़ायद उम्र जो लोग हैं उनके लिए जो है हर अस्पताल में जो है वो काउंटर्स बनाए गए हैं, और आप जाके देख भी सकते हैं। पुलिस हॉस्पिटल में चले जाएं, KTH में चले जाएं, DHQs में चले जाएं, वहाँ पर ये काउंटर्स बन चुके हैं। इवन मौलवी में भी बन चुके हैं। हर जगह जो है ये काउंटर्स जो हैं वो बन चुके हैं। इसमें यह होगा कि जब कोई मरीज़ आएगा तो उसको बग़ैर किसी नंबर लिए अपने काउंटर पे जाना है, और काउंटर में उधर उनको एंटरटेन किया जाएगा। बग़ैर किसी नंबर के डॉक्टर उनको चेकअप करेगा, और उनको कोई ट्रीटमेंट भी चाहिए हो, अगर उनका ब्लड टेस्ट है, उनको CT स्कैन की ज़रूरत है, उनको MRI की ज़रूरत है, उनको ECG की ज़रूरत है, कुछ भी उनके लैब टेस्ट कराने हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। क्योंकि सेहत कार्ड जो है वो तो इन पेशेंट्स के लिए होता है, आउट पेशेंट्स के लिए नहीं होता, लेकिन ये जो है आउट पेशेंट्स के लिए है। तो उनके तमाम टेस्ट, तमाम चीज़ें जो है, तमाम तशख़ीस जो है वो बग़ैर 1 रुपये लिए किया जाएगा। उनको पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनको गाड़ी तक छोड़ के आया जाएगा। और ये मैं बात बताता चलूँ कि हर 3 महीने में वो एक दफ़ा जो है अपना ये इलाज क्वार्टरली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। और इससे ये होगा कि एक उनका इलाज अच्छी तरीके से हो सकेगा। अगर उनको कोई बीमारी है, खुदा ना खास्ता है, या कोई मसला है, तो ज़्यादा बढ़ने से पहले उसको रोका जाएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चला सकें। तो उसके लिए हमने ये लिया है, और मैं आपको शायद 1 हफ़्ते या 10 दिन के अंदर ही तकलीफ़ दोबारा दूंगा, और आप लोगों को मैं बुलाऊंगा ताकि हम इसका एक बाकायदा तौर पे इफ्तिताह जब कर रहे हों तो आप लोग भी मौजूद हों, और इस कैमरे की आंख से हम पूरे पाकिस्तान को बता सकें कि खैबर पख्तूनख्वा जो है अपने बुज़ुर्गों से कितनी मोहब्बत करता है, कितना एहतराम करता है। और हम चाहेंगे कि ये इनिशिएटिव जो हैं और सूबे भी लें, क्योंकि जो तकसीम है सूबों की वो तो एक है निज़ाम, लेकिन पूरा मुल्क हमारा है, पूरे मुल्क के बुज़ुर्ग हमारे हैं। हम चाहते हैं कि जो अच्छे इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं वो पूरा पाकिस्तान ले, और पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं इस तरह के निज़ाम से मुस्तफ़ीद हों, जैसे कि सेहत कार्ड है, एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप है। इस तरह से हम आगे चलते हैं जी। ये है लिव वेल इनिशिएटिव। जब मैं अपनी कुर्सी पे बैठा तो कुछ डेटाज मेरे सामने आ रहे थे, तो उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी कि जैसे कि शुगर है, डायबिटीज़ है, तो तकरीबन 28% का फिगर आया, फिर कुछ 30% का फिगर आया। तो कहने का मतलब ये है कि 30% से ज़्यादा लोग, जो मेरी सोच है उसके मुताबिक 30% से ज़्यादा लोग जो हैं वो शुगर की मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो 30% का मतलब ये आ जाता है कि अगर यहाँ 3-4 भाई हमारे बैठे हैं, बहन भाइयों में से कोई बैठा है, तो उनमें से खामखा एक ना एक शख्स जो है वो शुगर का मरीज़ हो सकता है। तो उसकी मुनासबत से ब्लड प्रेशर का अगर आप ले लें तो जवान 18 साल के बच्चे जो हैं उनमें भी जो है ब्लड प्रेशर का मसला बना हुआ है। इसके अलावा हम खुदा न खासा ये किडनीज़ की मैं बात करता हूँ, डायलिसिस की बात करता हूँ, तो आप देखिए कि डायलिसिस यूनिट्स पे, अस्पतालों में हम अरबों रुपए लगा रहे हैं। अरबों रुपए हमारे जो हैं इस इलाज में लग रहे हैं, कैथ लैब्स पे लग रहे हैं, हमारे कार्डियोलॉजी सेंटर्स जो हम बनाते हैं उस पे अरबों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन बात है जो बुनियाद है वो यही है कि हम प्रिवेंटिव साइड पे नहीं जा रहे।